वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी तीन ऐसे भाइयों की जिंदगी पर मबनी है कि जो बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद अपने रोजगार का सिलसिला कायम कर पाए थे। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। वो तीनों भाई आज बहुत खुश थे, और खुश भी क्यों ना होते। दरअसल सालों बाद रोजगार का एक बेहतरीन वसीला खुदा ताला ने उन्हें इनायत फरमाया था। वो बेचारे कई सालों से सफेद पोशी में जिंदगी बसर कर रहे थे, और अक्सर औकात तो उन्होंने दिन रात के फाके भी देखे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि इत्तेफाक में बरकत है। उन्होंने ये मिसाल कायम करके दिखाई और कभी भी एक दूसरे से जुदा ना हुए। आखिर कई सालों तक रकम बचा बचा कर वो जमीन का एक जरखेज टुकड़ा खरीद पाए थे, जिसे अब वो अपने रोजगार का वसीला बनाना चाहते थे। जमीन की तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी और उन्होंने रकम भी अदा कर दी थी। वो तीनों भाई खुशी और मुसरत से बार बार एक दूसरे को गले लगा रहे थे। इतने में जमीन फरोख्त करने वाले की आवाज उनके कानों से टकराई। इस बूढ़े शख्स का नाम हबीब था, जो कि इस जमीन का पहला मालिक था। बेटा, मैंने तुम्हें ये जमीन कुछ मजबूरियों के एवज फरोख्त की है, वरना मैं इसे कभी फरोख्त न करता। ये मेरी पुरखों की जमीन थी। बहुत सालों से मैंने इसे बचा कर रखा था, लेकिन शायद खुदा को यही मंजूर था। बूढ़े हबीब ने अपना रुमाल कंधे पर डालते हुए कहा, चलो खुदा तुम्हें मुबारक करे, लेकिन मेरे बच्चों एक बात जहन में रखना, वो जो इस जमीन में पुराना नीम का दरख्त है उसे कभी कुछ मत कहना। बूढ़े ने अपने हाथ की उंगली से उस घने नीम की पेड़ की जानिब इशारा किया। मगर क्यों चचा जान? उन तीनों भाइयों में से आदिल ने उस बूढ़े की जानिब देखते हुए कहा, बस बेटा, क्या बताऊं, वो दरख्त कई दिहाइयों पुराना है। मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि उस दरख्त पर किसी नादीदा हस्ती का बसेरा है, और ये उन्हीं का घर है। चचा ने आदिल की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, ओहो नहीं चचा जी, हम सब इन फजूल बातों पर यकीन नहीं रखते। शाकिर चहचहाते हुए बोला। वो आदिल का बड़ा भाई था। बाबा जी, अब ये तमाम बातें फजूल हो चुकी है, बल्कि ऐसी बातों पर तो अब जाहिल और नासमझ लोग ही यकीन करते हैं। इतना कहकर शाकिर मुस्कुराते हुए अपने बाकी भाइयों की जानिब देखने लगा। अच्छा बेटा, ठीक है, बताना मेरा फर्ज था। अब काफी देर हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वो बूढ़ा शख्स वहां से चला गया, और वो तीनों भाई खामोशी से सामने लगे हुए उस नीम के बड़े और घने पेड़ को देखने लगे। और वो दूर से ही अपने देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लिया करता था। खैर, उस शाम उन तीनों भाइयों ने पूरे गांव में खूब मिठाइयां बांटी, और अगले दिन बड़े जोशो जज्बे से अपनी नई जमीन पर जा पहुंचे। अरे यार शाकिर, उस नीम के पुराने पेड़ ने कितनी जगह फजूल में घेरी हुई है, जरा देखो तो। और मुझे तो ये दूर से ही देखने में मनहूस लगता है। क्यों ना सबसे पहले यही काम करे कि इस दरख्त को अपनी जमीनों से निकाल फेंके। जब से उस बूढ़े शख्स ने मुझे इस दरख्त को काटने से मना किया है, मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। अब जब तक मैं इस दरख्त को नहीं काटूंगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। क्यों भाई, आखिर हमने तो कीमत अदा की है। हमारी मर्जी, हम अपने खेत में इस दरख्त को रहने दें या उखाड़ फेंके। शाकिर ने आबिद की जानिब देखते हुए कहा। आबिद इन तीनों भाइयों में सबसे बड़ा और समझदार था। वो उस वक्त अपने ट्रैक्टर पर बैठा हुआ हल लगाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने छोटे भाई शाकिर की बात को सुनकर एक लम्हे को खामोश हो गया था। अरे आबिद भाई, मेरी बात का जवाब तो दे। सबसे पहले आप हल लगा के इस दरख्त को निकालें। शाकिर ने फिर अपने बड़े भाई आबिद को मुखातिब किया। जरा देखिए ना, ये हमारी जमीन में ऐसा लग रहा है जैसे चांद में कोई दाग हो। शाकिर ने मुंह बसोरते हुए कहा, और साथ में आदिल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। अरे पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? आबिद उनकी ये बिला वजह की जिद देखकर आखिरकार बोल पड़ा था। क्यों, इसमें पागल की क्या बात है? ये जमीन अब हमारी है, हम जो मर्जी यहां पर करें। शाकिर ने फिर लापरवाही से जवाब दिया, और वैसे भी हमें इसको रखने का कोई फायदा नहीं। ये कोई फल वगैरह तो देता नहीं कि जो हम इसको अपनी जमीन पर सजा के रखें। शाकिर, पागल मत बनो। याद करो कल हबीब चचा ने क्या कहा था। ये दरख्त एक पुरस्कार हस्ती का है, और हम इसको आखिर क्यों कर उखाड़ फेंके। खड़ा है तो खड़ा रहने दो यार, कम से कम
किसी की बात का मान तो रखते हैं। आखिरकार ये जमीन हबीब चचा के पुरखों की थी, जो उसने किसी मजबूरी में हमें दे दी। चलो हम उसकी एक याद तो यहाँ बाकी रहने दें, आबिद ने शाकिर को समझाते हुए कहा। मगर भला आदिल और शाकिर कहाँ अपने भाई की बात मानने वाले थे। शायद इतनी सारी जमीन खरीद लेने के बाद उनके दिल में थोड़ा बहुत गरूर आ चुका था। जब आबिद ने देखा कि उसके दोनों भाई उसकी किसी बात पर कान नहीं धर रहे, तो उसने फौरन ही अपना ट्रैक्टर स्टार्ट किया और आगे की जानिब बढ़ने लगा। तुम्हारे दिल में जो आए वही करो, मैं तो तुमसे कोई बात नहीं कहूंगा। पहले कभी तुम दोनों भाइयों ने मेरी बात मानी है जो आज मानोगे, आबिद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। खैर वो दिन तो खामोशी से गुजर गया, लेकिन शाकिर और आदिल को रात भर नींद न आई। उनके जहन पर एक जुनून सवार था, उस दख्त को जड़ से उखाड़ फेंकने का। अगली सुबह वो आबिद की जमीनों पर आने से पहले दोनों ही भाई प्लान बना चुके थे और जमीन पर आधम के थे। शाकिर जमीन पर आने से पहले ही अपने साथ 2-3 लकड़हारों को ले आया था, जबकि आदिल ट्रैक्टर पर सवार था। वो दरख्त के तने से एक मोटा रस्सा बांधकर अपने ट्रैक्टर की जानिब खींच कर ला रहा था ताकि उसे बांधा जाए। उसने अभी अपने ट्रैक्टर की जानिब चंद कदम ही बढ़ाए थे कि अचानक उसके सामने एक बूढ़ा सा मलंग अचानक कहीं से गुराता हुआ नमूदार हुआ, जिस्म मैला कुचैला और पुराने से कपड़े, हाथों में कशकोल, नंगे पांव, नंगे बदन। वो ठीक आदिल के बिल्कुल सामने मौजूद था। थोड़ी देर तक तो वो टिकटिकी बांधे आदिल को गुस्से से देखता रहा और फिर गुस्से से बोला, तबाह तबाह हो जाओगे तुम लोग। ये अपनी बर्बादी को दावत देने वाली बात है। बहुत पछताओगे। वापस लौट जाओ, वरना ये नाकाबिले बर्दाश्त मुसीबतें तुम्हारे गले में पड़ जाएंगी। जाओ बेटा, जाओ, चले जाओ, अपना काम करो। अभी भी मौका है, उसे तंग मत करो, नहीं तो वो तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देगा। मलंग ने पुकारते हुए गुस्से में कहा। तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गए हो? आदिल ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। मैं जो कोई भी हूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं बस उसी पर ध्यान दो। उस मलंग ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। अबे ओ बुढ़े, मेरी बात सुन, ये जमीन हमारी मलकियत है। हम यहाँ जो भी करें तुझे इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वो गुस्से से मलंग की जानिब देखने लगा, लेकिन मलंग पर इस बात का कोई असर ना हुआ था। उसने एक फलक शगाफ कहका लगाया। मतलब है तुम लोग नहीं मानोगे? मलंग ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा। हाँ, हम नहीं मानेंगे। बहुत खूब, ठीक है, तो फिर करो अपनी मनमानी और दो मुसीबत को दावत। फिर वो मलंग वहां से कहके लगाता हुआ चला गया। अरे यार शाकिर, यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो जल्दी करो, काम शुरू करो अपना। बस इतना कहकर आबिद, शाकिर और वो तमाम लकड़हारे उस दरख्त को काटने और खींचने की कोशिश करने लगे। सारे दिन की सरतोड़ कोशिश के बाद बहुत मुश्किल से वो लोग दरख्त काट पाए। 6 के 6 आदमी थक के चूर हो चुके थे। सूरज भी अब गरूब होने लगा था, लेकिन उनकी सांसें थी कि बहाल होने का नाम ना ले रही थी। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले रहा था। वो भी अपनी जमीनों से निकलने ही लगे थे कि उन्हें अचानक कहीं से जोर से कहके की आवाज सुनाई दी। ये आवाज हूबहू उस मलंग की आवाज जैसी थी जो दिन में उन्हें दरख्त काटने से मना करता रहा था। इससे पहले कि कुछ जाहिर होता, वो लकड़हारे वहां से दुम दबाकर भाग गए, लेकिन आदिल और शाकिर अपना मुंह खोले हैरत से इधर उधर देखने लगे। उन्हें कोई भी नजर ना आ रहा था। आखिरकार शाकिर ने हिम्मत की। कौन कौन है? कौन हो तुम? शाकिर ने घबराए हुए लहजे में कहा। मैं हूं, इधर देखो, तुम्हारे पीछे ही मौजूद हूं, किसी ने पीछे से आवाज देकर कहा। जैसे ही वो दोनों भाई पीछे की जाने पलटे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वही सुबह वाला मलंग बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। काट दिया ना? काट दिया मेरे दरख्त को। आहा, बहुत मजा आएगा। देखो अब तुम्हारा हश्र क्या होता है। तुम लोगों ने अपने हिस्से में वो बर्बादी लिखवाई है जो किसी किसी को नसीब होती है, मगर तुम्हारे अब पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। जालमो, तुम जानते भी हो तुमने क्या किया है। वो हमेशा हमेशा के लिए यहां से चला गया है और अब कभी वापस नहीं आएगा। बेवकूफो, तुम्हें क्या मालूम, इस जमीन की सारी खुशियां, सुख और चैन उसी के साथ थे जो आज वो अपने साथ ले गया।
और तुम्हें तोहफे में अब दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहकर उस मलंग ने एक जोरदार कहका लगाया। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहां से, आदिल ने धारते हुए कहा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो मलंग की बोटी बोटी कर दे। वो फौरन ही मलंग की जानिब बढ़ा और अपना हाथ बढ़ाकर उसका गिरेबान पकड़ लिया। इससे पहले कि वो मलंग के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का रसीद करता, उसे एक जोरदार झटका लगा। ये झटका ऐसे था जैसे वो किसी 10,000 केवी की तार से टकरा गया हो। वो खुद ब खुद ही मलंग से कई फुट दूर जा गिरा। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझते, वो मलंग अचानक ही वहां से गायब हो गया। इतने में आबिद भी उन्हें ढूंढता हुआ जमीनों की तरफ निकल आया था। उसने आदिल और शाकिर का ये हाल देखकर उन्हें फौरन ही कोसना शुरू कर दिया। मैंने तुम्हें पहले ही रोका था कि उस दरख्त का पीछा छोड़ दो, और ये तो शुक्र करो कि वो नेक था। अगर कोई तुम्हारी तरह का बदकार होता तो तुम्हारी बोटियों का रेशा बना देता। आबिद ने उन्हें गुस्से से डांटते हुए कहा। अब वो तीनों भाई हाँफते कांपते अपने ट्रैक्टर पर सवार हुए और घर की जानिब रवाना हो गए। लेकिन ट्रैक्टर था कि आगे बढ़ने का नाम ही ना ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गैर मरी मखलूक या कोई अनदेखी ताकत उसको अपने शहर में जकड़ी हुई थी। उसके पहिए जोर जोर से हरकत तो कर रहे थे, लेकिन वो आगे की जानिब बढ़ ना पा रहा था। फिर अगले ही लम्हे न जाने वो मलंग कहां से जाहिर हो गया। वो बीच अंधेरी सड़क में अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से उन तीनों भाइयों को बड़े गुस्से से देख रहा था। कहां जा रहे हो तुम लोग? उसके घर को तहो देख करके मलंग बाबा को देखते ही आबिद सारी सिचुएशन को समझ गया। बाबा जी, मैं आपसे माजरत करता हूँ। ये मेरे दोनों छोटे भाई नासमझ और बेवकूफ हैं। इनसे गलती हो गई, लेकिन मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। खुदारा आप इन्हें माफ कर दीजिए। वो हस्ती जो कोई भी थी, मैं अपने भाइयों की तरफ से उससे माफी मांगने को तैयार हूँ। आबिद की ये बात सुनकर वो मलंग एक लम्हे को ऊपर आसमान की जानिब देखने लगा और अपनी आंखें मूंद ली। फिर जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। आबिद बेटा, मैं जानता हूं कि तुम एक साफ नीयत इंसान हो, इस वजह से मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे भाइयों ने अपने वक्त को लात मारी है। वो एक मुसलमान जिन था और तकरीबन 1000 साल बरस की उम्र थी उसकी। वो इंतहाई बुजुर्ग और पाकीज़ा शख्सियत था। उसके यहाँ रहने से तुम लोगों को जो फायदा होता शायद वो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अब तुम तीनों भाई हमेशा मुश्किलात का शिकार रहोगे। मलंग ने हतमी लहजे में कहा। बाबा बाबा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं और मेरे भाई आपसे माफी मांगते हैं। वो तीनों ही ट्रैक्टर से उतरे और मलंग बाबा के कदमों में गिर गए। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, पानी सर से गुजर चुका है। मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मलंग ने हतमी लहजे में जवाब दिया। और इतना कहकर वो दोबारा गायब हो गया। आज आदिल को तकरीबन 2 दिन बाद होश आया था। वो बहुत ही नकाहत और कमजोरी महसूस कर रहा था। उसके दिल को एक गहरा सदमा पहुंचा था। वो बोझल कदमों से चलता हुआ अपनी बीवी के पास आया। उसे मालूम हो गया था कि शायद अब आखिरी वक्त आन पहुंचा है। वो झटका इतना खतरनाक और ताकतवर था कि आदिल उसको बर्दाश्त न कर पाया था। इससे पहले कि वो अपनी बीवी से कुछ बोल पाता, वो जमीन पर गिरा और उसकी रूह इस दुनिया फानी से कूच कर गई। डॉक्टरों का कहना था कि उसको शायद कोई गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। खैर, अपने भाई की तदफीन के बाद वो तकरीबन आज 1 हफ्ते बाद अपनी जमीनों पर वापस आए थे। लेकिन अब भी शाकिर उस दरख्त के मोटे मोटे तनों को बड़े गुस्से और कराहत से देख रहा था। इस दरख्त ने उसके भाई की जान ले ली थी। बस उसने आओ देखा ना ताओ अपने ट्रैक्टर से उस दरख्त के तने को बांधकर वो घसीटता हुआ उसे खेत से बाहर ले जा रहा था। लेकिन उसकी सांस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को फूलती जा रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वैसे ही उसकी सांस उखड़ रही थी। फिर देखते ही देखते वो किसी मछली की तरह तड़पने लगा और ट्रैक्टर से नीचे जा गिरा। अपने भाई की हालत को यूं खराब होता देखकर आबिद दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने फौरन ही शाकिर के हाथ पांव को जोर जोर से मलना शुरू कर दिया। लेकिन उसका जिस्म किसी बर्फ की तरह मालूम हो रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी सांसें छोड़ता जा रहा था। आबिद ने एक जोरदार चीख मारी और अपने भाई से लिपट गया। उसका एक भाई तो पहले ही मर चुका था
अब ये दूसरा भी अपनी बेवजह की जिद के हाथों जान से मारा गया था। उनके हंसते बसते घर को न जाने किसकी नजर लग गई थी। उनकी एक गलती ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया था। वो अपने दोनों भाइयों को तो बचा ना पाया था। आखिर उनकी मौत के बाद घर का अकेला सरबराह अब आबिद ही था, लिहाजा वो कोई खतरा ना उठा सकता था। उसे मालूम हो चुका था कि अब यक के बाद दीगरे उन सब ने मर जाना है। इससे पहले कि मौत के काले साए उसके सर पर भी आ मंडलाते, उसने 2 ही माह में वो जमीन फरोख्त कर दी और अपने गांव में करियाना की एक छोटी सी दुकान लगा ली। क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो शायद आज वो भी इस दुनिया में मौजूद ना होता। वो अब भी अपने दोनों भाइयों की बीवियों और बच्चों को संभाल रहा है। आज 10 बरस गुजर जाने के बाद भी वो उनकी इस गलती को याद करके अक्सर रो देता है, जिसने उससे उनकी सारी खुशियां छीन ली। अगर वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से हमें आगाह करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।